दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर रिस्की क्राइम न्यूज पर। यहाँ हम रोज आपको एक नई और दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन इन द सेम से ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 11 अगस्त 2019 को सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बसंतपुर तिगेला गांव के लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें गांव के कच्चे रोड पर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी दिखी। किसी ने इसकी सूचना फोन द्वारा चंदला थाने को दे दी। सुबह सुबह लाश मिलने की सूचना मिलते ही टीआई वीरेंद्र बहादुर सिंह घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो कच्ची सड़क पर एक आदमी का खून से लथपथ शव पड़ा था। इसकी सूचना टीआई ने एसपी छतरपुर तिलक सिंह को दे दी। टीआई वीरेंद्र बहादुर सिंह ने लाश का मुआयना किया तो उसके शरीर पर गोलियों के घाव दिखे। मृतक की उम्र 40 से 45 साल के बीच रही होगी। चूंकि वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसे नहीं पहचान सका, इसलिए लगा कि उसे कहीं दूसरी जगह से लाकर यहां मारा गया था। पहनावे से वह मुसलमान लग रहा था। पुलिस ने इसकी पुष्टि के लिए उसके कपड़े हटाकर देखे तो साफ हो गया कि मृतक मुस्लिम ही है। तलाशी लेने पर मृतक की जेब में एक मोबाइल फोन मिला। उस मोबाइल की कॉल हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि 10 अगस्त को उसने एक नंबर पर आखिरी बार बात की थी। जिस नंबर पर आखिरी बार बात हुई थी, टीआई वीरेंद्र सिंह ने उस नंबर पर बात की। वह नंबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बसेला गांव में रहने वाले ताहिर खान का निकला। ताहिर खान ने टीआई को बताया कि यह नंबर उसके पिता आशिक अली का है, जो इन दिनों में पन्ना जिले के धर्मपुर में रहते हैं। यह जानने के बाद टीआई सिंह ने बरामद शव का फोटो खींचकर ताहिर के व्हाट्सएप पर भेजा। फोटो देखते ही ताहिर ने शव की पहचान अपने पिता आशिक अली के रूप में कर दी। टीआई ने ताहिर को चंदला थाने पहुंचने को कहा और जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अगले दिन ताहिर अपने रिश्तेदारों के साथ मध्य प्रदेश के चंदला थाने पहुंच गया। पुलिस ने मोर्चरी में रखी लाश ताहिर और उसके घर वालों को दिखाई तो वे सभी लाश देखते ही रोने लगे। उन्होंने उसकी शिनाख्त आशिक अली के रूप में की। इसके बाद टीआई ने ताहिर खान से उसके पिता और परिवार के बारे में विस्तार से बात की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पता चला कि मरने वाला आशिक अली दूध का धुला नहीं था। वह हमीरपुर का तड़ीपार बदमाश था, जो जिलाब्दर होने के बाद पन्ना जिले के धर्मपुर कस्बे में आकर रहने लगा था। कहावत है कि चोर चोरी करना भले ही छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आता। साफ था कि आशिक अली ने धर्मपुर आकर अपने पुराने कामों से पूरी तरह संन्यास नहीं लिया होगा। धर्मपुर में भी उसकी कुछ तो आपराधिक गतिविधियां जरूर रही होंगी। इसीलिए एसपी छतरपुर को मृतक के संबंध में पूरी जानकारी देने के बाद उनके निर्देश पर टीआई वीरेंद्र सिंह मामले की जांच करने के लिए पुलिस टीम लेकर धर्मपुर पहुंच गए। धर्मपुर पन्ना जिले का छोटा सा मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है। कुछ समय पहले वीरेंद्र सिंह इस जिले में तैनात रह चुके थे, इसलिए उन्हें उस क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी। धर्मपुर पहुंचकर उन्होंने अपने तरीके से आशिक अली के बारे में जानकारी जुटाई तो जल्दी ही उसकी पूरी जन्म कुंडली उनके सामने आ गई। हमीरपुर से जिलाब्दर कर दिए जाने के बाद अपने समाज के लोगों की बहुतायत देखकर आशिक अली धर्मपुर आकर बस गया था, जहां उसी के समाज के कुछ लोगों ने उसकी मदद की। दोनों बदमाशों की मिली कुंडली वहां पैर जमने के बाद आशिक अली ठेके और बंटाई पर जमीन लेकर खेती किसानी करने लगा। उसने कुछ घोड़े भी पाल लिए थे, जिनका उपयोग वह शादी विवाह में करता था। फिर वह घोड़ों की खरीद बिक्री का काम भी करने लगा था। यहाँ आकर वह सीधे तौर पर तो किसी अपराध से नहीं जुड़ा था, लेकिन पुराना अपराधी होने की ठसक उसके अंदर से पूरी तरह से गई नहीं थी। जिले के अलावा आसपास के दूसरे कई बदमाशों से उसकी दोस्ती हो गई थी। लोगों ने बताया कि लगभग 3 से 4 महीने से आशिक अली ने अपने घर पर छतरपुर जिले के लवकुश नगर निवासी बफाती पहलवान को पनाह दी हुई थी। दोनों की कुंडली मिलने का बड़ा कारण यह था कि बफाती भी आशिक अली की तरह छतरपुर का जिलाब्दर बदमाश था। इसलिए बफाती के आ जाने के बाद दोनों मिलकर बदमाशी के क्षेत्र में उठापटक करने लगे थे। बफाती अपने साथ लगभग 14 साल की निहायत ही खूबसूरत लड़की सलमा खातून को लेकर आया था। पहले तो लोगों का अनुमान यही था कि सलमा खातून बफाती की बेटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सलमा बफाती की बेटी की उम्र की थी। वह सलमा को भगा कर लाया था। यह बात वहां के लोगों को अच्छी नहीं लगी, पर बफाती का विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका।
अलबत्ता कुछ लोगों ने आशिक अली से जरूर इस बारे में समाज की नापसंद जाहिर कर दी। इतनी जानकारी टीआई वीरेंद्र सिंह को यह समझने के लिए काफी थी कि आशिक की हत्या की कहानी इसी प्रेम कहानी में कहीं छिपी हो सकती है। लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी था कि बफाती के साथ आई किशोर उम्र की सलमा खातून आखिर कौन थी और वह बफाती के हाथ कैसे लगी। इस बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि आशिक बफाती और सलमा खातून के गांव से एक साथ गायब होने से कुछ दिन पहले महोबा थाने का एक सिपाही सलमा खातून के बारे में पूछताछ करता हुआ धर्मपुर आया था। इस पर टीआई वीरेंद्र सिंह ने महोबा पुलिस से संपर्क किया, जिसमें पता चला कि छतरपुर से जिलाबदर होने के बाद बफाती महोबा की कांशीराम कॉलोनी में बिच्छू पहाड़ी के पास किराए के मकान में रह रहा था। सलमा खातून उसके पड़ोसी परिवार की बेटी थी। बफाती ने सलमा खातून को अपने जाल में फांस लिया था, जिसके बाद जून महीने में वह उसे महोबा से लेकर लापता होने के बाद धर्मपुर में आशिक अली के साथ रह रहा था। टीआई सिंह ने सलमा खातून की मां मुबीन और पिता मकबूल हुसैन से भी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक अज्ञात आदमी ने उन्हें फोन कर हमारी बेटी के धर्मपुर में होने की खबर दी थी। यह जानकारी हमने महोबा पुलिस को दे दी थी। कहीं वह अज्ञात व्यक्ति आशिक अली ही तो नहीं था जिसने सलमा के माता पिता को खबर दी थी, क्योंकि बफाती और सलमा को लेकर गांव के लोग आशिक अली से अपना विरोध जता चुके थे। अब पुलिस को बफाती पर शक होने लगा। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि घटना वाले दिन 11 अगस्त को सुबह 4-5 बजे बफाती, आशिक और सलमा एक ही बाइक से कहीं जाते हुए देखे गए थे। इससे बफाती पर शक और गहरा गया। टीआई वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ बफाती की तलाश में जुट गए। इसके लिए उन्होंने बफाती के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि आशिक अली की लाश मिलने के बाद बफाती ने अपने नंबर से सलमा खातून की मां और उसके बाप को फोन किया था। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। टीआई ने इन दोनों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चौंका देने वाली बात बताई। सलमा खातून की मां मुबीन और बाप मकबूल हुसैन ने बताया कि उन्हें बफाती ने फोन पर बताया था कि आशिक अली ने हमारी मुखबिरी करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया है। अब तुम भी अपनी बेटी सलमा को भूल जाओ, वरना तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बफाती छंटा हुआ पुराना बदमाश था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा था, इसलिए टीआई उस तक पहुंचने के दूसरे रास्तों की निगरानी करने लगे, जिसके चलते पुलिस को जल्द ही बफाती द्वारा एटीएम से पैसे निकालने की जानकारी मिली। यह छोटा सा सुराग बड़ी सफलता का साधन बन सकता था। पुलिस को पता कि बफाती ने जिस एटीएम से पैसे निकाले हैं वह पन्ना जिले में छानी गांव के पास है। टीम छानी पहुंच गई। वहां के लोगों को पुलिस ने बफाती का फोटो दिखाकर पूछताछ की, तो वहां के एक दुकानदार ने बताया कि यह आदमी कुछ दिन पहले उसकी दुकान पर आया था। लोगों से उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भी मिल गया। आरटीओ से जानकारी ली गई तो पता चल गया कि मोटरसाइकिल बफाती खान के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस को देखकर डरा नहीं बफाती छानी में था, इसलिए टीआई वीरेंद्र सिंह भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद एकाएक कदम बढ़ाते हुए वह गांव के बाहर खेत में बने अल्ताफ के टपरे तक जा पहुंचे। हाँ, ये चिके, जहां एक कोने में बफाती बेसुध सो रहा था। आहट होने पर उसकी आंखें खुल गई। अपने सामने पुलिस देख वह चौंका तो लेकिन डरा नहीं। उसने पास में छिपा कर रखा हथियार निकालने की कोशिश की तो टीआई ने उसे कब्जे में ले लिया। सलमा भी यहीं थी। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। बफाती की तलाशी ली गई तो उसके पास 315 बोर का देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। थाने लाकर टीआई वीरेंद्र सिंह ने बफाती से सख्ती से पूछताछ की तो उसने आशिक की हत्या करने की बात कबूल कर ली। बफाती ने यह भी बताया कि आशिक अली ने सलमा के मामले में उसकी मुखबिरी सलमा के माता पिता से की थी, इसी वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया। बफाती के एक नामी पहलवान से कातिल बनने की कहानी इस प्रकार सामने आई। बफाती मूल रूप से छतरपुर जिले के लवकुश नगर कस्बे का रहने वाला था। मजबूत कदकाठी का होने के कारण उसे छोटी सी उम्र में ही पहलवानी का शौक लग गया था। कहते हैं कि 16 साल की उम्र में आते आते वह पहलवानी में इतना माहिर हो गया कि अपने से 1.5 गुना बड़ी उम्र के पहलवान को पलक झपकते धूल चटा देता था। इससे जल्द ही पूरे जिले में उसके नाम की तूती बोलने लगी। लंगोट कसकर बफाती अखाड़े में उतरता तो लोग तालियों और शोर शराबे से उसका स्वागत करते थे, लेकिन वह पहलवानी के दांव पेंच में जितना पक्का था, लंगोट का उतना ही कच्चा। उसके संबंध कई कमसिन उम्र की लड़कियों से थे।
गांव में एक तो ऐसे मामले खुलकर सामने नहीं आ पाते, दूसरे किसी को भनक लगती तो वह उसकी पहलवानी की ताकत के डर से मुंह नहीं खोलता था। इससे कुछ समय बाद बफाती को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। धीरे धीरे बफाती का डंका पूरे इलाके में बजने लगा तो कुछ राजनीतिक लोग बाहुबल के लिए बफाती का इस्तेमाल करने लगे, जिसका फायदा उठाकर वह गैर कानूनी कामों से पैसा बनाने लगा। फिर जल्द ही वह इलाके में अवैध शराब के कारोबार का सरगना बन गया। ऐसे में दूसरे बदमाशों से उसका टकराव हुआ भी तो बफाती ने अपने बाहुबल पर सबको किनारे लगा दिया। किसी के साथ भी मारपीट करना उसके लिए आम बात हो गई थी, जिसके चलते धीरे धीरे बफाती के खिलाफ लवकुश नगर थाने में दर्ज मामलों की गिनती बढ़ने लगी। साथ ही उसके अपराध भी गंभीर होते गए। बफाती के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले उसे छतरपुर से जिलाबदर कर दिया गया। इसके बाद वह पास ही उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य महोबा शहर में जाकर वहां की कांशीराम कॉलोनी में किराए पर रहने लगा। नाबालिग लड़कियों का शौकीन था बफाती। महोबा के बफाती के घर के ठीक सामने 14 वर्षीय सलमा खातून अपने माता पिता के साथ रहती थी। बफाती कमसिन उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फांसने में एक्सपर्ट था। खूबसूरत सलमा को देखकर वह उसका दीवाना हो गया। सलमा के माता पिता गरीब थे और बफाती के पास अवैध कमाई की दौलत थी। उसने सलमा के पिता मकबूल हुसैन को दूल्हा भाई कहते हुए सलमा का मामू बनकर उसके घर में पैठ बना ली। इस दौरान वह सलमा खातून के घर पर काफी पैसा लुटाते हुए उस पर डोरे डालता रहा, जिससे सलमा जल्द ही उसके जाल में फंस गई। इसके बाद वह जब तक उसके घर जाने लगा, मौका मिलने पर वह सलमा को अपने कमरे पर भी बुला लेता। फिर एक दिन वह उसे लेकर महोबा से फरार हो गया। सलमा के लापता हो जाने से मोहल्ले में हल्ला मच गया। रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने मोहल्ले के कई लड़कों को शक के आधार पर कई दिनों तक थाने में बैठाए रखा। सलमा खातून को बफाती लेकर भागा है, ये बात काफी दिनों बाद लोगों की समझ में आई। इधर सलमा खातून को लेकर बफाती सीधे पन्ना के धर्मपुर में रहने वाले आशिक अली के पास पहुंचा। आशिक खुद भी जिलाबदर होने के कारण धर्मपुर में रह रहा था। बफाती से उसकी पुरानी दोस्ती थी, इसलिए उसने उसे अपने घर में शरण दे दी। धर्मपुर मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, जिससे वहां के लोगों ने जिस तरह कभी आशिक को हाथों हाथ लिया था, वैसे ही बफाती की भी मदद की। दरअसल वे सलमा खातून को बफाती की बेटी समझे थे, लेकिन जब उन्होंने सलमा के साथ उसकी हरकतें देखी तो उन्हें बफाती संदिग्ध लगा। गांव में सलमा खातून की उम्र की कई लड़कियां थीं, आर्या, निस्फ, जिनसे उसकी दोस्ती भी हो गई थी। गांव वालों को लगा कि अपने बाप की उम्र के मर्द के साथ रखैल के रूप में रहने वाली सलमा की संगत का असर उनके बच्चों पर भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों के उससे मिलने पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि आशिक ने बफाती को शरण दी थी, इसलिए गांव वाले इस स्थिति के लिए आशिक को दोषी मानने लगे। उन्होंने इसकी शिकायत आशिक से की। उन्होंने कहा कि वह अपने इस दोस्त को यहाँ से रवाना करे। दोस्त बना दुश्मन आशिक खुद भी बफाती की इस हरकत से परेशान था, क्योंकि वह कभी भी कहीं भी सलमा के साथ अय्याशी करने लगता था। इसके लिए वह किसी की शर्म लिहाज नहीं करता था। हालांकि बफाती के आने से आशिक को कई फायदे हुए थे। उसके मजबूत कसरती बदन के कारण लोग आशिक अली से भी डरने लगे थे। फिर भी आशिक अली को उसका सलमा के साथ रहना अखरने लगा था। उसने इस बात का बफाती से सीधे विरोध करने के बजाय दूसरा रास्ता निकाला। सलमा खातून आशिक को मामू कहती थी। इस बात का फायदा उठाकर उसने धीरे धीरे सलमा से उसके घर का पता पूछ लिया। साथ ही उसने बफाती के कुछ पुराने कर्मों की जानकारी भी सलमा को दी, ताकि वह बफाती से नफरत करने लगे। यह जानने के बाद आशिक ने अपने महोबा के एक दोस्त द्वारा सलमा खातून के धर्मपुर में होने की जानकारी उसके माता पिता को भिजवा दी। खबर पाकर कुछ रोज पहले महोबा पुलिस का एक सिपाही धर्मपुर आकर सलमा खातून से पूछताछ करने लगा। इस बात की जानकारी मिलने पर बफाती चौंका, क्योंकि सलमा कहाँ की रहने वाली है, यह बात उसने आशिक को भी नहीं बताई थी। इसलिए सलमा से गुप्त तरीके से जानकारी ली, जिसमें उसने बता दिया कि आशिक मामू ने उससे पूछा था, इसलिए उसने बता दिया कि वह महोबा के कांशीराम कॉलोनी की रहने वाली है। यहीं से बफाती को शक हो गया कि आशिक ने ही उसकी मुखबिरी की है। संयोग से इसी बीच सलमा ने बफाती से पहले उसकी प्रेमिका रही एक दूसरी नाबालिग लड़की के बारे में पूछा, तो बफाती को पूरा भरोसा हो गया कि आशिक उसे डबल क्रॉस कर रहा है। बफाती ने दुश्मन को माफ करना सीखा ही नहीं था, इसलिए सलमा को अपनी रखैल बनाए रखने के लिए उसने धर्मपुर छोड़ने के साथ साथ आशिक को भी ठिकाने लगाने की ठान ली।
इस काम को अंजाम देने के लिए वफाती ने आशिक को जरा भी शक नहीं होने दिया कि उसने उसे सबक सिखाने के लिए क्या योजना बना रखी है। 11 अगस्त 2019 को उसने आशिक से कहा कि महोबा पुलिस को मेरी जानकारी लग चुकी है, इसलिए अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। उसने गांव छोड़ने की बात कहते हुए दोस्ती के नाते आशिक को भी साथ चलने को कहा। वफाती के गांव से जाने की बात सुनकर आशिक खुश हो गया, लेकिन वफाती अपना इरादा न बदल दे, इसलिए उसके साथ गांव छोड़ने को राजी भी हो गया। उसका विचार था कि वफाती कहीं और जम जाएगा तो वह खुद धरपुर वापस आ जाएगा, लेकिन वफाती ने कुछ और ही सोच रखा था। 11 अगस्त को सुबह लगभग 4 से 5 बजे वफाती अपनी बाइक पर सलमा और आशिक को लेकर गांव से निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे के बाद बसंतपुर तिगेला आकर वफाती ने गुटखा खाने के बहाने बाइक रोक दी, जिसके बाद बाइक से नीचे उतरते ही कमर में खोस कर रखे देशी कट्टे से आशिक के ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को वहीं पड़ा छोड़कर वह सलमा के साथ पन्ना के छानी गांव में रहने वाले अपने दोस्त अल्ताफ के पास चला गया। पुलिस ने वफाती की मदद करने के आरोप में अल्ताफ के खिलाफ भी भादंवी की धारा 212 एवं 216 के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने वफाती से पूछताछ के बाद उसे व उसके दोस्त अल्ताफ को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। कथा लिखने तक महोबा पुलिस भी बलात्कार, अपहरण एवं पोक्सो एक्ट के तहत वफाती को अदालत से रिमांड पर लेकर महोबा ले जाने की कार्रवाई कर रही थी। कथा में सलमा खातून परिवर्तित नाम है। इसी के साथ अब आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार